मंचस्थ कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब, ओबीसी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरसाई जी, एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव बघेल जी, गेदर जी, जांगिड़ जी, हमारे प्रभारी भारद्वाज जी, और आज जिन दोनों जिला अध्यक्षों का पदभार ग्रहण है, भाई दीपक नामदेव, टिकम सुमन जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित कोटा शहर और देहात के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता बंधु और बहनें, आज दोनों अध्यक्षों का पदभार ग्रहण है। मैं इस अवसर की इन्हें बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, और इस शुभ अवसर पर कांग्रेस ओबीसी विभाग के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष जूली जी, और प्रदेश और राष्ट्र का अन्य नेतृत्व हमारे बीच में उपस्थित है। मैं इन सबका आभार व्यक्त करूंगा, स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। बंधु, पदभार ग्रहण समारोह में महेंद्र, आवाज बंद करो। आपकी उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है, हाड़ौती में पिछड़े वर्ग में कांग्रेस का काम बढ़ रहा है। भीषण गर्मी, ऐसा लग रहा है कि समूह के बीच में ज्यादा देर व्यक्ति खड़ा रह जाए तो गर्मी में बेहोश हो जाए। उस भीषण गर्मी की चुनौती को स्वीकार करके आप कांग्रेस के काम को ताकत देने के लिए आए, इसलिए आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। बंधु, मार्गदर्शन डॉक्टर जय हिंद जी का मिलेगा, डोटासरा जी का, जूली जी का मिलेगा। मैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस मुल्क में जब आजादी आई तो देश के किसान का सम्मान बढ़ाने के लिए प्रजातंत्र का ब्रह्म वाक्य बोला जाने लगा। दिल्ली की सरकार का रास्ता किसान के खेत में से होकर निकलता है, लेकिन मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, पिछड़े वर्गों का विश्वास जिस पार्टी के साथ खड़ा है, दिल्ली की सल्तनत का रास्ता उस पार्टी के लिए सुगम है। बाकी दुनिया की कोई ताकत सरकार नहीं बना सकती। मुझे बहुत तकलीफ, मैं जिन वर्गों के बीच में खड़ा होकर पिछड़े वर्ग की बात कर रहा हूं, कभी कभी मुझे लगता है भारत का वो मूल विदेशी आक्रांताओं से लड़ा
मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा और लड़ते लड़ते मुख्य धारा से अलग थलग चला गया। उसका परिणाम यह हुआ कि प्रजातंत्र की 75 साल की यात्रा में भी उस भारत के मूल को पिछड़ा कहकर संबोधित किया जाने लगा। यह हमारे लिए तकलीफ की बात है। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे कानूनी भाषा के तौर पर यह शब्द दे दिया, वो भारत की आत्मा है, भारत की ताकत है। इनके बिना भारत का समग्र विकास संभव नहीं। प्रजातंत्र में इसीलिए सब लोगों के विकास की बात तय की गई। जब लोकतंत्र की यात्रा में समुचित भारत का विकास करना चाहते तो पहले तय करना पड़ेगा उन पिछड़े वर्गों का कल्याण, जिन्होंने 1700-800 साल की कालखंड की यात्रा में इस भारत के अस्तित्व को बचाने के लिए, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपना वजूद मिटा लिया। तय करना पड़ेगा उन दलितों के उत्थान की बात। इतिहास के झरों को में जाकर देखो किस प्रकार से धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए स्वयं के अस्तित्व को मिटा लिया। और इसीलिए लोहिया जी ने एक बार कहा, ये पिछड़े नहीं, अगर भारत के अतीत की खोज करना चाहते हो, कैसा था भारत का अतीत, इसमें जाकर झांकना चाहते हो और अतीत में झांककर भारत के पुनरुद्धार की कल्पना करना चाहते हो कि भारत का भविष्य सुनहरा कैसा होना चाहिए, तो फिर दलित और पिछड़ा वर्ग इसके लिए सोने की खान साबित हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हिंदुस्तान के पुनरुद्धार का बन नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य इस भारत के प्रजातंत्र का अपेक्षित सम्मान पिछड़ों को नहीं मिल रहा। प्रजातंत्र की इस यात्रा आरक्षण के कारण हमें 27% रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन रिजर्वेशन राजनीतिक सामर्थ्य का आधार नहीं बन सकता। और इसलिए आज मैं मेरे सामने उपस्थित ओबीसी समुदाय के लोगों को कहना चाहता हूं, केवल आरक्षण हमारी राजनीतिक सामर्थ्य का सूचक नहीं। ओबीसी वर्गों को अपने खोए हुए आत्मसम्मान को पाने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। एक साजिश के तहत ओबीसी के लोग शक्तिशाली न बने, साजिश है। कई बार ऐसे उतार चढ़ाव, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मंडल कमीशन के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने देश में पिछड़े वर्ग की राजनीति को एक मुकाम देने का प्रयास किया। देश अनभिज्ञ किया उस साजिश से। जब हिंदुस्तान का पिछड़ा वर्ग अपने हक अधिकार, राजनीतिक अस्तित्व का सपना देखकर संघर्ष के लिए सड़कों पर खड़ा हो गया, तब भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े तमाम संगठनों ने ओबीसी की संगठित होती ताकत से भयभीत होकर राम मंदिर का आंदोलन चला दिया। और आंदोलन नहीं चला, राम मंदिर के आंदोलन के पुरोधा बना दिए कल्याण सिंह, राम मंदिर के आंदोलन के पुरोधा बना दिए विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, और देश को संदेश दे दिया यह आंदोलन राष्ट्र का आंदोलन है, यह आंदोलन ओबीसी का आंदोलन है, यह आंदोलन देश की समूची जातियों का आंदोलन है। और इसीलिए ओबीसी की लीडरशिप इसकी अगुवाई कर रही। राम मंदिर का आंदोलन समाप्त हो गया, ओबीसी के लोगों को ओबीसी की संगठित ताकत का सपना देखने से वंचित कर दिया, पथभ्रष्ट कर दिया, रास्ता बदल दिया धर्म के नाम पर। उसके बाद क्या हुआ? कहां है कल्याण सिंह जी का अस्तित्व? कहां है उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा का राजनीतिक अस्तित्व? ये साजिश भारतीय समाज में आदि अनादि काल से चली हुई आ रही। ओबीसी का तबका खड़ा होकर अपना स्व का अस्तित्व कायम करने के लिए संघर्ष की बुनियाद तय नहीं कर ले, वो संगठित होकर भारत की सत्ता में अपना हक मांगने के लिए, लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाए,
इसलिए धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को लगातार बांटते चले जाओ, यह चिंताजनक परिस्थिति। यह प्रहलाद गुंजल नहीं कह रहा, ये विकृतियां भारत में हजारों सालों से चली हुई आ रही। आपने देखा होगा पिछले दिनों चार्ल्स एरन नाम के एक व्यक्ति ने किताब लिखी, भारत का खोया हुआ बादशाह सम्राट अशोक मान। आप आश्चर्य करेंगे, एक अंग्रेज लिख रहा कि केवल धर्मांधता का विरोधी होने के कारण भारत के साहित्य और इतिहासकारों ने दुनिया के इतने बड़े सबल और शक्तिशाली शासक, जिसका एशिया संपूर्ण महादेव के अंदर शासन, महाद्वीप में शासन कायम था, उसको इतिहास के पन्नों से ओझल कर दिया। अंग्रेज लिख रहा उस विषय। ये साजिश है भारत में धर्म के आधार पर कौन व्यक्ति किस व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, उसका अस्तित्व बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट अशोक जैसे महान राजा का इतिहास भी इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। जब इतने साजिशें भारत के समाज में 2200-2300 सालों से लगातार चली हुई आ रही है, इनके बीच में अन्य पिछड़ा वर्गों के वजूद को कायम करने के लिए हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती और कितनी बड़ी लंबी रेखा हमें खींचने की आवश्यकता है, ये गंभीर विचार की जरूरत है। और आज इस पर कोई बोलने वाला नहीं। सारे हिंदुस्तान में पहली बार राहुल गांधी जी ने यह सवाल उठाया, जनगणना हो रही है, जनगणना हो रही है। जनगणना जब तक जाति आधार पर नहीं होगी, इस मुल्क में कितने पिछड़े हैं, उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक की स्थिति क्या है, ये विश्लेषण होकर जब तक सरकारों के सामने नहीं आ जाता, तब तक वास्तविक अर्थों में लोक कल्याण की योजना की बात करना बेईमानी होगी। और इसीलिए इस मुल्क के पिछड़े के लिए, इस मुल्क के दलित के लिए, कमजोर के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को उसके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए उसका जातीय समीकरण, एक एक जाति का समीकरण किस हालत में जी रहा है, कहां कुपोषण का शिकार है, कौन बेरोजगारी का शिकार है, कौन किस प्रकार के शासन तंत्र के जुल्म का शिकार है, सारी स्थितियों पर आवाज उठाई राहुल गांधी जी ने। और पहले तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी तमाम लोग इस बात का विरोध करते रहे, कांग्रेस पार्टी जातियों में देश को बांटना चाहती है। लेकिन जब देश के चहन में ये समझ में आ गया कि जब तक जातीय जनगणना उनके सामाजिक, आर्थिक, भौतिक अंकेक्षण के बिना उनके कल्याण की योजनाओं का खाका नहीं खींचा जा सकता, देश के जनमानस में जब ये बात प्रचलित हुई तो घबरा कर जातीय जनगणना के लिए प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने हाँ कर दी। मैं आज इस अवसर पर आप लोगों से कहना चाहता हूं, आने वाला जनगणना में अगर फर्जीवाड़ा नहीं किया, विश्लेषण देश के सामने आने वाला है। भारत की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा, बल्कि 60-70% हिस्सा जो पिछड़े वर्ग का है, जब जनगणना में आंकड़े सामने आएंगे तो स्वाभाविक रूप से उनके अंतर मन की चेतना जागृत होगी। मैं तो इतना आज के इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, भरी गर्मी है, दोनों नेताओं के भाषण होने, जैन जी का भी होना है, इतना निवेदन करना चाहता हूँ, इन साजिशों को समझना होगा। और धर्म के नाम पर हमें जो बांटने की, हमें हमारी मुख्य धारा से, हमारे राष्ट्रीय विचार से अलग थलग करने की जो साजिशें की जा रही है, उन साजिशों का पर्दाफाश करते हुए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हुंकार भरे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प धारण करे। आज ये आह्वान आपके बीच में करना चाहता हूं। क्या हालात हो रहे, मैं बहुत लंबी बात करने के बजाय हमेशा मैं जहां जाता हूं ये कहने का प्रयास करता हूं, प्रजातंत्र में सरकारें सुरक्षा की गारंटी है, भय का कारण नहीं होना चाहिए। मैं मुल्क की बात नहीं करना चाहता कि किस तरीके से अमित शाह, ईडी, सीबीआई और न जाने किस किस का भय दिखाकर सारे देश में आतंक का माहौल बनाकर बैठे। पंजाब में सत्ता परिवर्तन क्या हो गया, सत्ता के संरक्षण में राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सरेआम मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्या हम लोकतंत्र के 75 साल की यात्रा के बाद हम जंगल राज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? जिनके शासन की नाक के नीचे भारत में जंगल राज का माहौल बनता चला जा रहा है, वो देश को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाए, वो देश को धर्म के आधार पर ताकतवर बनाने का सपना दिखाए। आज सारे के सारे भारत राष्ट्र को यह समझना पड़ेगा, अपनी सत्ता बनी रहे इसके लिए सारी की सारी संस्थाएं, सत्ता को सुरक्षा देने के लिए, सत्ता को बचाए रखने के
के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाए। और अगर जनता हुंकार करने का प्रयास करे तो जनता में भय दिखाने के लिए ईडी, सीडी, सीबीआई न जाने पुलिस दमन संगीने दिखाकर भय का माहौल बना दिया जाए। तब मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, इन संगीनों और सरकारों के भय से महात्मा गांधी डरे होते, जवाहरलाल नेहरू डरे होते तो दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता से भारत को आजादी नहीं मिली होती। संसार की वो सत्ता भी सीना तान कर गांधी नेहरू की अगुवाई में राष्ट्रीय आंदोलन के पुरोधा खड़े हो गए। भारत खड़ा हो गया। जिस राज में सूरज अस्त नहीं होता था, उस राज का सूरज अस्त भारत की धरती से गांधी नेहरू की अगुवाई में भारत की जनता ने कर दिया। और आज फिर से देश में तानाशाही का माहौल है। एक चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक संकल्प के रूप में धारण करना पड़ेगा। प्रजातंत्र न्याय के लिए, प्रजातंत्र सुरक्षा के लिए, प्रजातंत्र भय के लिए नहीं। सरकारी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं कानून के, संविधान के दायरे में न्याय संगत काम करे। वो सरकार को बचाने के लिए, सरकार की सुरक्षा के लिए, बनाए रखने के ढाल तक का काम नहीं करे। और जब ये काम करती है तो प्रजातंत्र की आत्मा घायल होती है। भारत के संविधान को तार तार किया जाता है। पिछले 2 सालों से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी संविधान की किताब हाथ में लेकर चल रहे हैं। ये पवित्र गीता है जिससे भारत चल रहा है। इस गीता का अपमान हो रहा है। इस गीता के पन्नों को फाड़ा जा रहा है, जार जार किया जा रहा है, तार तार किया जा रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप मीडिया पर चलने वाले लोग व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करते हैं। तब मैं मेरे सामने बैठे हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, क्या प्रजातंत्र में जिस सरकार के जिम्मे आप और हमारी सुरक्षा की, जान की, माल की, व्यवसाय की, बोलने की आजादी की, धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी है, वो हमारे बीच में तांडव करे, भय दिखाए, आतंक का माहौल पैदा करे तो क्या संविधान का वायलेशन नहीं है? क्या संस्थाएं जिन्हें संविधान के दायरे में लोक कल्याण और भारत की जनता के हित में निष्पक्षता के साथ न्याय करना चाहिए, वो संस्थाएं केवल सरकार के सुरक्षा गार्ड बन जाए, सरकार को बचाने और बनाए रखने के लिए काम करने लग जाए, तब भारत के लोकतंत्र की आत्मा घायल होती है, संविधान की आत्मा आंसू टपकाती है। और जब आत्मा लोकतंत्र की घायल होती है, संविधान आंसू टपकाता है, तब कोई आंसू पूछने के लिए नहीं आने वाला। कांग्रेस के कार्यकर्ता को मुट्ठी बांधकर हुंकार भरनी पड़ेगी। इस प्रजातंत्र को लाने के लिए न जाने कितने लोगों ने शहादत दी थी। जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति 9.25 सालों तक आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की जेलों का हिस्सा बने रहे। महात्मा गांधी ने आधी दुनिया में जाकर दक्षिणी अफ्रीका से लेकर न जाने कितनों में आतंक के खिलाफ, सरकारी भय के खिलाफ देश दुनिया के जनमानस को जगाने का प्रयास किया। आज गांधी नेहरू को लाए हुए प्रजातंत्र को भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही अहंकारी लोग चुनौती बनकर खड़े हैं, तो उस चुनौती का मुकाबला हम करेंगे, उनको उखाड़ कर फेंक देंगे। आने वाले चुनाव में सत्ता के बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ये आह्वान आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना चाहता हूं। मैं कोटा की स्थिति पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। जिस तरीके से आपके बीच में कांग्रेस का भरोसा बढ़ रहा, जिस तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ता विद्युत की तरह गतिमान है, दिल्ली में संसद के प्रमुख की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। कल परसों मुझे कह रहा था, प्रहलाद बुंजल तुम्हारे लगातार दौरों से लोकसभा के स्पीकर जी की इतनी बुरी स्थिति हो गई, कहां बुलाओ वहीं मैं चला जाऊंगा। मुझे तो विधावा के एक सज्जन कहने लगे, स्पीकर जी मुझे ओलमा दे रहे थे, आपके बेटे के सूरज पूजन हो गया, मुझे निमंत्रण नहीं मिला। ये है कांग्रेस की ताकत। ये कोई घोड़े के पावनों का निमंत्रण दे दो तो वहीं आ जाऊं। प्रहलाद बुंजल का डर लग रहा है, कांग्रेस का डर लग रहा है। लेकिन मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, समय भागता हुआ जा रहा है। कौन कहता है हमें हारे हुए 2 साल से अधिक का समय बीत गया? 2 साल का समय भागता हुआ निकल गया, 2 साल और निकल जाएगा। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और अन्य पिछड़ा वर्गों में जिस प्रकार से हमारी ताकत बनती चली जा रही है, मुट्ठी बांधकर खड़े हो जाओ। मैं जिम्मेदारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष जी और ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको भरोसा दिला रहा हूं,
आने वाला समय हाड़ौती में 17 की 17 सीटें कांग्रेस को जिताने का होगा। और 17 की 17 अब तक भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग मिलकर बिरला जी से आप सत्ता में आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी पूरी हाड़ौती मिलकर बिरला जी से आग्रह करेगी लोकसभा का चुनाव लड़िए। तब वो आपसे पूछेंगे प्रहलाद गुंजल को तो नहीं लड़ा रहे हो ना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, पिछला चुनाव सत्ता की दमनकारी ताकत पैसे का प्रलय करके बैजा ताकत का इस्तेमाल करके न जाने कितने गलत हथकंडों का इस्तेमाल करके हमारे हाथ से जीत को छीना है। मैं कार्यकर्ता बंधुओं कहना चाहता हूं, अब की बार जिसकी मां ने दूध पिलाया है, जिस तरीके से चाय आ जाए हम उखाड़ कर फेंक देंगे। यही आह्वान करते हुए मैं सीधा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली से अनुरोध करूंगा, आए और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।